नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ अली सैफी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। जी हां, हमारा निशाना है उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात जो कि आइंदा साल होने वाले हैं। बड़ा मुकाबला है तो बड़ी तैयारियां भी तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। क्या कुछ सियासी सरगर्मियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर, इस पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के तमाम जो स्पोक्स पर्सन है उनसे बातचीत करेंगे और जो भी उनके बीच सियासी छटपट है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए करेंगे शुरुआत खबर दोपहर की। तो उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात आइंदा साल होने वाले हैं। सियासी जमातें इस बड़े मुकाबले की तैयारियों में जुट गई हैं। बरसरे इक्तदार बीजेपी मजबूत क़यादत, अच्छी हुक्मरानी, अच्छी कारकर्दगी और हुसूलियाबियों को लेकर आवाम के दरमियान जा रही है। तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह लगातार किया जा रहा है। अपने कामों को इनकैश करने की कोशिश में लगातार बीजेपी नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टियों की बात करें तो वो भी बड़े मुकाबले की तैयारियों में जुट गई हैं। बरसरे इक्तदार बीजेपी तो कई वादे कर रही है, तो वहीं अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी वादों की कमी नहीं है। इन कैश तो सभी पार्टियां अपने वादों और दावों से अपने हुसूलियाबियों को कर रही हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें भी बड़े मुकाबले की तैयारी में मसरूफ है। नए वादे किए जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया जा रहा है। तरक्की, सलामती, रोजगार, बेहतर नज्म-ओ-नस्क और अच्छी हुक्मरानी के दावे और वादे किए जा रहे हैं। इन कोशिशों के साथ साथ हम ख्याल जमातें इत्तेहाद के लिए भी गुफ्तो शनीद कर रही हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, आरएलडी लीडर जयंत चौधरी और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह और दिलीप पांडे से मुलाकात कर चुके हैं। तमाम तस्वीरें भी हमने देखी थी पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। तमाम जो तस्वीरें हैं इस वक्त इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही हैं। जो आपस में लीडरों की मुलाकात है उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और तस्वीरों से तमाम क्या सराइयां सियासी गलियारोों में शुरू हो गई हैं। कौन सी पार्टी किससे इत्तेहाद कर रही है और क्या मुलाकातों की वजह है, ये सारी जो सरगर्मियां हैं वो शुरू हो गई हैं। इन दोनों मुलाकातों में सीटों का बंटवारा एजेंडा था जो कि अखिलेश यादव की आरएलडी के लीडर जयंत चौधरी से हुई और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच असेंबली इंतखाबात के लिए इत्तेहाद लगभग तय माना जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों लखनऊ में अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर आपने देखी और दोनों ने शानदार कैप्शन के साथ इन तस्वीरों को शेयर किया था। जयंत चौधरी ने लिखा था कि बदलाव की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या बदलाव समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ मिलकर लाती है और किन पार्टियां रेस में है इत्तेहाद को लेकर और वहीं किस तरीके से बीजेपी को टेक डाउन करने के लिए ये पार्टियां कोशिश करती हैं। आपको बताएं कि जराये के मुताबिक 403 सीटों में 30 से 36 सीटों पर आरएलडी मुकाबला कर सकती है। तो हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आई है, इसको लेकर अखिलेश यादव ही फैसला लेंगे। इस इत्तेहाद से आपको बताएं मगरबी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी मामले पर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 गेस्ट इस वक्त जुड़ेंगे जिनसे जो भी सियासी गलियारों में हलचल चल रही है उस पर हम नजर डालेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें हमारे साथ आसिफ रिजवी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे। उसके अलावा प्रशांत कुमार उमराव जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और वहीं नाहिद लारी खान जो कि समाजवादी पार्टी की तर्जुमान है। तो ये तीनों पार्टियों के तर्जुमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट इनका तैयार है और किस तरीके से ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशांत कुमार बीजेपी के तर्जुमान इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रशांत कुमार जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। तो बड़ा जश्न का माहौल है इस वक्त तो बीजेपी के लिए, तमाम तर हुसूलियाबियां बीजेपी गिना रही है और आज जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट का इफ्तिताह होने वाला है, कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं आप असेंबली इलेक्शन को लेकर यूपी के लिए? देखिए,
हम अपने उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से आसान्वित है। जो हमने काम किए पिछले 4.5 सालों में जी। और चाहे एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, आज जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसका लाभ दिल्ली, अलीगढ़, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर, पूरे पश्चिम क्षेत्र के बड़े क्षेत्र को होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे 80% काम कंप्लीट हो गया, अगले महीने उसका उद्घाटन होगा। इसके अलावा अभी बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी ने अर्जुन बाण सागर परियोजना का उद्घाटन किया। प्रशांत कुमार जी, जिस तरीके से इस वक्त सरगर्मियां चल रही थी, खास करके किसानों का जो मुद्दा था उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डर था, तो इन सब इफ्तिताह से ये जो हुसूलियाबियां बीजेपी कर रही है, प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट कर रही है, तो क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो पाएगा बीजेपी का? देखिए, किसानों वाले मुद्दे से हमें कोई डैमेज नहीं हो रहा है। हम प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में बोला कि हम किसानों के लिए कानून लेकर के आए थे, लेकिन कुछ लोगों को हम बात समझाने में असफल रहे, इसलिए हम देश के लिए इस कानून को वापस ले रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि कानून गलत है। और जितना काम किसानों के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा किया गया, उतने पिछले कई वर्षों में कभी नहीं किया गया। चाहे किसान सम्मान निधि का योजना हो, चाहे 1.5 लाख करोड़ से गन्ना किसानों का भुगतान हो, या उनको फसली ऋण का भुगतान हो, सभी काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए। 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है। इसी से घबरा करके विपक्ष में जो पार्टी है वो महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे वही महागठबंधन 2019 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बनाया गया था, आज वही महागठबंधन उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बना रही है, जिसमें ओवैसी जैसे लोग और मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी शामिल हो रहे हैं। यानी कि वो हमारे टक्कर नहीं ले पा रहे, हमारे जो काम थे उससे घबरा करके अब सब लोग एक साथ आ रहे हैं। उनके टारगेट निशाने पर केवल योगी जी है। बिल्कुल, तो इस वक्त हमारे साथ नाहिद खान भी जुड़ गई हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की तर्जुमान है। नाहिद खान, आपकी पार्टी की तरफ से लगातार तनकीद की जा रही है जिस तरीके के प्रोजेक्टों का ऐलान बीजेपी कर रही है, तो कितना भी इस पर घमासान हो, लेकिन ठप्पा तो बीजेपी का लग रहा है सारे कामों पर। साहिबा जी, अब आप ये समझें कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का जनाधार और धरती पूर्णतः खिसक चुकी है। ये एको कर रही आवाज, इसको ठीक करा दीजिए। पूर्णतः खिसक चुकी है। आप ये चुनावी बेला में चली की बेला में तो उद्घाटन पे उद्घाटन और शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि आप ये समझे कि ये सब चुनावी बेला में करने से इसके आप कुछ हासिल नहीं होने वाला बीजेपी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि तमिलनाडु और केरला जैसे उत्तर प्रदेश को भी बीजेपी मुक्त करना है। अब आप ये समझे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मुसलसल झूठ पे झूठ बोलती चली आ रही है, और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व अभी ये जो कमरों में और हॉल में बैठकर ये मीटिंग और मंथन करने तक सीमित है, वही माननीय अखिलेश यादव जी तो बहुत आगे निकल चुके, तो कई वर्षों से सड़कों में जनता के बीच में है। अब आप ये समझिए कि आप जनता की ये स्थिति हो गई है कि जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रात्रि जागरण तक कर रही है। अभी जो पिछले दिनों अखिलेश यादव जी के समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो विजय रथ यात्रा निकली थी, उसमें लाखों लाख के तादाद में जनमानस सड़कों पर उतरी और हुजूम था जगह जगह, हर 5 किलोमीटर के फासले पे जो हुजूम था जनता का, और रात्रि जागरण तक किया। जो यात्रा 12 घंटे लेट माननीय अखिलेश यादव जी की लखनऊ पहुंची, सुबह 4:30 बजे लखनऊ उनकी यात्रा पहुंची जी। इससे जो है काफी थर्रा गई भाजपा, और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। तो क्या आपको ये लग रहा है कि लगातार जो अपोजिशन पार्टियां फार्मर्स के मसले को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई अपोजिशन पार्टियों से और उन्होंने फार्म बिल्स को वापस ले लिया? तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, बीजेपी का डर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, इनका डर और थर्राहट आप देखिए इतनी दिखाई दे रही है कि उसी डर अखिलेश जी का डर है, और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला उसके डर से जो है इस प्रकार से उन्होंने काले कृषि कानून की वापसी की बात की, और अभी डीजल पेट्रोल के दाम एकदम कम करने की बात कर रहे हैं। अब आप ये समझे कि एकमात्र देश के नौजवान युवा नेता है माननीय अखिलेश जी, जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है। आप समझे कि उनके पीछे सभी लोग पड़े, चाहे मोदी जी हो, शाह जी हो, योगी हो, नड्डा हो, उनके लिए जो है हिकायत भरे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। अब शब्द बोलते अपमानित। प्रशांत जी, नाहिद जी कह रही है कि बीजेपी का डर दिख रहा है, तो क्या जिस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी वाकई डरी हुई है? एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने जी कीजिए, अपनी पूरी बात कंप्लीट कीजिए
उसके लिए हम अपने वोट मांग रहे इतना हैं। अपमानित और इतना अपमानित भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं अखिलेश यादव जी के प्रति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े दलितों से नफरत है। और आप वहीं देखिए मोहतरम अली जनाब अखिलेश यादव साहब जब बोलते हैं तो कितने उम्दा शब्दों का प्रयोग करते हैं। बार बार बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, कभी भी अपमान भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की समाजवादी संस्कार है और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का संस्कार मिला हुआ है, इसलिए वो मुसलसल जो है घृणा से बात करते हैं, नफरत भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और हम प्रवक्ता जो कभी कभी बहुत नाराज भी हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम भी टिट फॉर टैट देंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी मना करते, कहते नहीं, आप लोग समाजवादी संस्कार के अनुरूप ही बात करें। भारतीय जनता पार्टी को तो आरएसएस के संस्कार मिले हुए हैं। आप ये समझे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में किसान बेहाल है, 750 से अधिक राम भक्त किसानों की काली कृषि कानून के चलते उन्होंने, बिल्कुल नाहिद जी, मैं आपसे आगे भी सवाल लूंगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान भी जुड़ गए हैं, आसिफ रिजवी साहब। जिस तरीके से गुज़िश्ता इलेक्शंस में कांग्रेस की हालत थी, लेकिन अब जब से प्रियंका गांधी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हुई है, क्या लगता है कि आप कुछ मजबूत महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मजबूत महसूस करना हमारा बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का इम्पोर्टेंट नहीं है। मजबूत महसूस करना और सेफ महसूस करना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये एनआरबी के आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार की एजेंसी है। आज महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को शक्ति ग्रहण करने की जरूरत है। इसीलिए हमारी आदरणीय प्रियंका जी ने जो 40% टिकट देने की महिलाओं की बात करी। अगर आप बात करें कि उत्तर प्रदेश में करप्शन अपने चरम सीमा पर है, आप देखिए कोविड में जब लोग मर रहे थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार करप्शन में डूबी हुई थी। तो ये जो लोग बैठे हुए ये पता नहीं क्या चर्चा कर रहे हैं। जब कोविड चल रहा था तब सड़कों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, जनता की सेवा कर रही थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी जेल गए क्योंकि सरकार ने कहा कि हम आपको जो रोड पर लोग चल रहे हैं उनको खाना नहीं खिलाने देंगे जी। हमारे लल्लू जी को इसलिए जेल भेज दिया गया कि कांग्रेस पार्टी उस समय सेवा कर रही थी। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय नियम बनाया था कि आप किसी को भी चाय पानी या खाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, वो व्यवस्था आप सरकार को, नगर निगम को देंगे और नगर निगम उनको प्रोवाइड कराएगी। यानी हमारे प्रदेश में हमारे पड़ोस में रहने वाला आदमी कोविड में बीमार है और हम उसको दवा नहीं दे सकते, हम उसको खाना नहीं दे सकते, हमें पहले नगर निगम को खाना देना है और नगर निगम को खाना लाके हमारे पड़ोसी को देंगे। जब इस तरह के कानून बनाया गया और कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो कांग्रेस पार्टी के 18,000 कार्यकर्ताओं, लेकिन आसिफ जी अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप क्या अकेले मुकाबला कर पाएंगे? जिस तरीके से लीड रोल बीजेपी इस वक्त यूपी में निभा रही है, अकेले क्या ये आसान होगा या मुश्किल होगा, या फिर आप इत्तेहाद की तरफ जाएंगे? क्या लीड रोल निभा रही है बताइए? उन्नाव में एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसके पिताजी की कस्टडी में हत्या कर देती है। ये निभा रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है वो जाके करें समझौता। हमारा समझौता उत्तर प्रदेश की जनता से हो चुका है जी। हम लगातार उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनते हुए आवाज उठाई है। हमारे कार्यकर्ता जेल गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद जेल गए हैं। जब रात में 12 बजे तूफान आया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है किसानों की हत्या करी थी तो उनकी आवाज उठाने का काम हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किया था। तो हमारा समझौता उत्तर प्रदेश की जनता से हुआ है। और तो यानी आपका ये कहना है कि आप अकेले ही मैदान में उतरने वाली है कांग्रेस प्रियंका गांधी के दम पर? उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हम उतरे हैं जी। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ उतरे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जंगल राज फैला हुआ है, इसको हम समाप्त करके रहेंगे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भय मुक्त उत्तर प्रदेश का शासन होगा। इस तरह का भ्रष्टाचार जो फैला है, भ्रष्टाचार को हम खत्म कर देंगे। प्रशांत कुमार जी, लगातार अपोजिशन पार्टी के जो इल्जाम है वो सशक्तिकरण होगा। महिलाएं सरकार में 40% शामिल होंगी ताकि उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को महिलाएं खुद आगे बढ़ के रोक सकें। बिल्कुल, देखिए वादे तो सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। अब ऐसा देखना ये होगा कि जो जनता है, जो आवाम है, वो कितना इन वादों को सीरियसली लेती है और कितना फायदा आवाम को होता है। प्रशांत जी, तमाम तर इल्जाम अपोजिशन पार्टी की तरफ से आप पर लगाए जा रहे हैं और जो इल्जाम है वो कहीं ना कहीं सच की तस्दीक भी करते हैं। कई ऐसे मामले हैं यूपी में देखने को मिले, तो आप इसमें अपना क्या स्टैंड रखेंगे? कांग्रेस पार्टी तो लगातार अप्रासंगिक होती जा रही है। इनके कई सारे वरिष्ठ नेता टीएमसी में शामिल होते जा रहे हैं। अभी कल ही मेघालय में इनके 17 में से 12 विधायक टीएमसी मर्ज हो गए और वहां
टीएमसी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। और ये जहां पर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अभी बंगाल में इनका मंत्रिमंडल दोबारा बना है, उसमें से आप बताइए कितने इन्होंने महिलाओं को स्थान दिया है? एक महिला को इन्होंने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार बनी है, राजस्थान में आप सरकार, राजस्थान में कम 4 महिलाओं को आप मंत्री बना दिए होते। आप जहां पे हवाई दावे कर रहे हैं, सबसे अधिक महिलाओं पर अत्याचार राजस्थान में हो रहा है, महिलाओं के पैर कंगन चुरा लिए जाते हैं, स्कूल में आपके शिक्षक रेप कर रहे हैं, अशोक गहलोत के संरक्षण में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, थानों में कोई महिला शिकायत करने जाती है, वहां का डीसीपी और एसएचओ रेप करता है। आप किस सुरक्षा की बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में न कोई दंगा हुआ है, न कोई हिंसक वारदात हुई है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं 8 बजे 9 बजे भी रेस्टोरेंट में खाना खा सकती है। बिल्कुल, तो दोनों अपोजिशन लीडर्स इस वक्त जवाब देना चाहिए। पार्टी की बात बता ये संस्कार की नाहिद खान साहिबा कुछ कहना चाह रही है। नाहिद जी जवाब दीजिए। किस संस्कार की बात करते हैं? किस संस्कार की बात करते हैं? हमने तो कभी अखिलेश जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इनको आप शब्दों का इस्तेमाल तो सभी पार्टियों की तरफ से किया जाता है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई होती है ये सब लोग भूल जाते हैं। नाहिद जी देखिए, बीजेपी के जो तर्जुमान बैठे उनको शायद मालूम नहीं है। एक मिनट आसिफ साहब जरा बोलने का मौका दें। उनको शायद मालूम नहीं है कि जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बेबी रानी मौर्य जी, जो गवर्नर भी रही, उन्होंने अभी वाराणसी में पीएम के क्षेत्र में आकर अभी 10 दिन पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं, लड़कियां जो शाम को थाने ना जाए, थाने असुरक्षित हो। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि बेबी रानी मौर्य उनकी खुद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य महिला उत्पीड़न को लेकर जिस प्रकार से हाथरस, उन्नाव, शाहजहांपुर, हर जगह लखीमपुर में चीररंगम भाजपा के लोगों ने तो किया, भाजपा के मंत्री, एमपी, एमएलए ये सब महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, ये बात जनता से छुपी नहीं है। और फिर आप ये समझें कि अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की और के शीर्ष नेतृत्व की ये स्थिति हो गई है कि जब भी उत्तर प्रदेश में इनके कार्यक्रम होते, जैसे अभी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में बीएम साहब और आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, तो 2000 सरकारी रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया गया पूरे यूपी में जनता को ढो के लाने के लिए। डीएम का इस्तेमाल किया गया, डीएम से पुलिस से बोला गया जनता को ढो के लाना। आज भी जो कार्यक्रम है जेवर एयरपोर्ट का, वहां पर भी हिदायत दी गई है डीएम को, पुलिस को, यहाँ तक कि राशन डीलरों को हिदायत दी गई है कि उनको भीड़ जुटानी। मतलब कहने का मेरा ये कि जनता बीजेपी की शक्ल देखना नहीं पसंद कर रही है, इनके लोगों को मंत्री, एमपी, एमएलए को गांव। चलिए वो तो जब जितने इलेक्शन करीब आते जाएंगे तब तस्वीर साफ होती जाएगी। फिलहाल नाहिद जी, इत्तेहाद को लेकर हम बात कर लेते हैं। इत्तेहाद को लेकर कितनी तस्वीर साफ होती जा रही है समाजवादी पार्टी की, माफ कीजिएगा, आरएलडी से हो गया है, तो क्या लगता है जाट और मुसलमान मिलकर कुछ उम्मीद जाग पाएगी यूपी में? देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि आप वही समझें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो जितनी भी यात्राएं हो रही, अखिलेश यादव जी जितनी भी यात्राएं करते हैं, सड़कों पे जाते हैं, जनमानस का हुजूम, अपने आप जनमानस का हुजूम आ जाता है। यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अरेंज हुजूम नहीं है। जनमानस अपना पूर्ण समर्थन, आशीर्वाद अखिलेश यादव जी के साथ को दे रहा है। और जो आप आरएलडी से बात कर रही हैं, देखिए आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हुआ, ये एक नेचुरल अलायंस है। और आप ये समझे कि ये दोनों पार्टी एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं, इस बात का इतिहास भी गवाह है। और ये दोनों पार्टियां जो है, जो गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, इसका जो विक्ट्री होगी, ये ऐतिहासिक विक्ट्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, दोनों इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत है। और जिस प्रकार से और भी जो लोग उत्तर प्रदेश से, जो माननीय अखिलेश यादव जी से मुसलसल मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं और गठबंधन करना चाह रहे हैं, उन सबके भी यही, वो सब समझ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कई मीडिया चैनल्स ने खुलकर कहा, सब समझ रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को केरला और तमिलनाडु जैसे बीजेपी मुक्त करना है तो ये केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, वो ही इन सब में सबसे आगे हैं। इसलिए उन लोग की भी यही मंशा है, वो भी चाहते हैं, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे राजभर जी हो, सभी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करना है। और सब समझ रहे हैं कि ये काम केवल और केवल अखिलेश यादव जी तो इत्तेहाद की जो रेस है वो तो लगातार जारी है। आसिफ जी ये बताइएगा, अपोजिशन पार्टी बड़ी तो इस वक्त समाजवादी पार्टी है, तो वो कई पार्टियों से इत्तेहाद कर रही है, तो आपका कांग्रेस का क्या नजरिया है? क्या समाजवादी पार्टी का रुख करेगी कांग्रेस? साथ में आएंगे ये लोग या नहीं? ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये सब चीजें इसलिए होती है ना कि जनता की आवाज को हम उठा सकें, क्योंकि मोटिव तो आप लोगों का एक ही है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात खत्म होना चाहिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब सुनिए जी। जब उत्तर प्रदेश की जनता कोविड में मर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में डूब के जश्न मना रहे थे, तब उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आ गई थी, समाज की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आ गई थी। उस समय जब सरकार ने ऐसे
गंदे और खराब नियम बनाए, तो उनसे लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता 18,000 कार्यकर्ता जेल गए। अब बात हो गई ना भ्रष्टाचार की, तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जब इल्जाम लगते थे तो कांग्रेस पार्टी आरटीआई लेके आई कि हमारे साथ में, हमारे बीच में भी अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार कर रहा हो तो आरटीआई के माध्यम से उसका चेहरे को फांस करें। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहे हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर रहे हैं। अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इन्होंने चोरी नहीं करी है, तो क्यों हिसाब नहीं दे रहे पीएम केयर फंड का? और आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ लोग बैठे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये पीएम केयर फंड का हिसाब देते हैं। चलिए तो इसी पर आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं। प्रशांत कुमार जी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, क्या पीएम केयर फंड का हिसाब दिया जाएगा? आपको हर जगह भ्रष्टाचारी दिखते हैं, आपके कारनामे 7 साल बाद भी आपके भ्रष्टाचार के खुल रहे हैं, 7 साल आप सत्ता से बाहर, उसके बाद भी आपके भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, तो आपको हर जगह भ्रष्टाचारी दिखता है क्योंकि आप 7 साल से कोई घोटाला कर नहीं पा रहे हैं, आपके घोटाले अभी भी खुल रहे हैं, तो आपको हर जगह घोटाला ही दिखेगा। नहीं दोगे, लग गई ना मिर्ची। जब कांग्रेस पार्टी के लोग सवाल पूछते हैं ना तो ये जवाब नहीं देते हैं, और जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है। अरे जनता आपको जवाब दे रही है, आपकी पार्टी खत्म होती जा रही है, टीएमसी जो जा रही है, आप तो जवाब लेने लायक बचे ही नहीं है, आप किससे जवाब लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के समाप्त कर जा रहे हैं, जेल में होंगे। अपनी पार्टी संभालिए, गुलामी से बचिए, आप केवल गुलाम है 10 जनपद के, का वाटर गुलामी करिए, रेहान वाटर गुलामी करिए, आपके यही नहीं डिसाइड कर पा रही है अध्यक्ष कौन बनेगा। पहले सोनिया गांधी अध्यक्ष बनती, बेटा अध्यक्ष बनता है, फिर मां अध्यक्ष बन जाती है, बेटी अध्यक्ष बनती है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करिए, सोनिया गांधी गुलामी करिए, राहुल जी गुलामी करिए, गुलाम है आप, जन्मजात गुलाम है आप, केवल आप उस परिवार से आगे नहीं सोच सकते, आप केवल एक परिवार से आगे नहीं सोच सकते, लगातार गुलामी के से बने हुए हैं आप लोग। इसलिए गुलामी से कहां बनेंगे? सोनिया गांधी कौन सा बिजनेस नंबर की अमीर महिला है, आपने कहा बताइए कौन सा धंधा करती है वो, बोलिए। अरे आप अपने घोटालों का हिसाब दीजिए, आप घोटालों ने इसके बाहर कर दिया है, आपके पार्टी के नेता सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो सवाल बेहद कड़े हैं, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। तो वहीं जो अपना इत्तेहाद को लेकर अपोजिशन पार्टियां हैं वो मैदान में उतरने की कोशिश कर रही हैं। नाहिद जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगी, क्या आम आदमी पार्टी को इत्तेहाद को लेकर कब तक इस मामले में तस्वीर साफ हो जाएगी? क्योंकि लग तो रहा है इत्तेहाद बिल्कुल तय है। एंकर से निवेदन है कि आप भाजपा की प्रवक्ता बुलाती, दो विपक्ष के नाहिद जी को जवाब देने दीजिए। आपने बुलाया फिर क्यों है? नहीं, एंकर से मेरा निवेदन है कि आपने बुलाया क्यों अगर आप बोलने का मौका नहीं देते? बिल्कुल आपको मौका दिया गया प्रशांत जी, सभी को मौका दिया गया, सभी के सवाल जवाब दिए गए, ऐसी बात नहीं है। वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, तो मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी नाहिद जी से। नहीं ऐसा नहीं होता है, आप बोले इस दिशा में जो भी फैसला होगा वो जल्द से जल्द मीडिया के सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा, और सबको समझ में आ रहा है कि पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों का अगर कोई भी न्याय दिला सकता है, कोई भी उनकी लड़ाई लड़ सकता है, तो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो बुनियादी पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी, इनको तो नफरत है पिछड़े दलितों से, और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल एसी टॉयलेट में बैठ कर खेल रहे हैं, जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं। जनता इनको गांव और जब कोरोना काल में चलिए, तो तमाम पर जो सियासी हलचल है वो तेज होती जा रही है और इल्जाम तराशी का तो दौर चलता रहेगा। आप सभी लोगों का, प्रशांत जी, आसिफ जी और नाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 को वक्त देने के लिए। आगे भी इस मामले को लेकर और यूपी इलेक्शन को लेकर खासकर हम आप लोगों से आइंदा भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी को लेकर सारे तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और सबके जो वादे हैं, दावे हैं, इल्जाम हैं वो भी बड़े बड़े हैं। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।